हेलो साथियों, आप लोग सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को बीएड सेकंड ईयर का एक आपका सेकंड पेपर सॉल्व कराएंगे, यानी अधिगमन के लिए आकलन। ये आपका हिंदी मीडियम का पेपर सेकंड है बीएड सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हेल्प कर रहे हैं जो आप लोगों तैयारी नहीं कर पा रहे हैं बुक्स के ज़रिए से। तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे आपके सेकंड पेपर से। तो आप लोगों का जो पेपर है वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट से, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आकलन शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। तो इसका आंसर है, आकलन से अध्यापक छात्रों के अधिगमन को समझते हैं और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। दूसरा है आपका, आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है। तो यह है संक्षिप्त प्रक्रिया। अगला है, आकलन के प्रकार हैं। तो आकलन के आपके कितने प्रकार हैं। आकलन के ये तीनों ही प्रकार हैं। कौन से। फॉर्मेटिक आकलन, योगात्मक आकलन, उभयनिष्ठ आकलन, यानी उपयुक्त सभी। आकलन की विशेषता है। तो आकलन की विशेषता है शिक्षण का मूल्यांकन, शैक्षिक सुधारों में सहायक, अधिगमन आवश्यकताओं की जांच में सहायक, यानी उपयुक्त सभी। आकलन का क्षेत्र है। तो आकलन का क्षेत्र है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में और क्या, वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान करने में, स्थान निर्धारित करने में, यानी उपयुक्त सभी हैं। अगला है आपका 6, कह रहा है निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो कि छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। आकलन की यह परिभाषा दी है। तो किसने दी है, ये दी है प्रोफेसर SK दुबे ने। अगला है, अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है। तो ये होता है आप लोगों का प्रभावी पृष्ठपोषण, छात्र सहभागिता, शिक्षण समायोजन, यानी उपयुक्त सभी हैं। अगला है, आकलन को अधिगमन के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगमन के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उनके अनुरूप अधिगम अवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप में न होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। अधिगमन के इस रूप में आकलन को इस प्रकार परिभाषित किया है। तो किन्होंने किया है, श्रीमती RK शर्मा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आकलन का पैमाना है। तो आकलन का पैमाना क्या है। आकलन का पैमाना है आप लोगों का, देखिए, नामित मापन ये भी आता है, क्रमिक मापन ये भी आता है और अंतराल मापन ये भी आता है। कुल वैसे भी 3 प्रकार के, यानी उपयुक्त सभी हैं। अब अगला है, आकलन की विशेषताएं हैं। तो आकलन की विशेषताएं, यह विश्वसनीयता होता है, इसमें वैधता होती है और मानकीकरण होता है, यानी उपयुक्त सभी हैं। अगला है 11 क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन की निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किसके। तो विद्यार्थियों की आवश्यकता के। अगला है, शिक्षण में आवश्यकता, अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो वो है आप लोगों का क्या, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो वो है आप लोगों क्या, आकलन शिक्षण अधिनियम के अंतर्गत अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला है आपका, आकलन शिक्षण अधिनियम अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, यानी क्यों है। तो ये है आप लोगों का क्या, आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगमन को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। अगला है आप लोगों का, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजन करता है, वह खाली जगह कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, तो वो कर रहा है सीखने के लिए आकलन। ठीक है। अगला है आकलन। तो आकलन क्या है आप लोगों का, तो देखिए इनमें से तो है नहीं। आपका अगला है, सीखने में सुधार का तरीका। ये आप लोगों का ऑप्शन सही है। आगे है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। तो वो होता है प्रेरणा के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो वो करता है आप लोगों का क्या, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन
प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य विकल्प से संबंधित नहीं है? सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्या नहीं है? स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। अगला है, कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। अब होता क्या है, और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह खाली जगह की ओर संकेत करता है। तो बताइए किसके लिए ये करता है? सीखने का आकलन। अगला है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, तो किस लिए किया गया था? सभी विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अध्ययन में आकलन का प्रमुख प्रयोजन है। तो किस लिए है ये प्रमुख प्रयोजन? तो ये आप लोगों का पहला ऑप्शन, यानी कौन सा? कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है बच्चों। तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो वो है आप लोगों का क्या? शस्त्र परीक्षा। यानी ये क्या है? आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कॉलेज स्कूल्स में भी क्या होता है, सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं की जाती हैं। अगला है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है, यानी संकलनात्मक भी हो सकता है। अगला है, व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन। तो कैसा है आकलन है? ये आप लोगों का संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। अगला है आप लोगों का, कक्षा परीक्षकों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि किस लिए? पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति एवं आकलन प्रक्रिया पर विचार की आवश्यकता है। अगला है, आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? शैक्षिक उद्देश्यों से। अगला है, कौन एक संकलित आकलन की विशेषता नहीं है? तो वो है आप लोगों का संकलित आकलन किसी समस्या से संबंधित नहीं होता है। कौन सा? संकलित आकलन। अगला है आप लोगों का 29 क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये आपका होता है किस पर? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को लेकर बेहतर मानते हैं। मतलब अपने स्कूल के शिक्षक उसे अच्छा मानेंगे, जबकि बाहर के उतना आकलन नहीं कर सकते हैं। अगला है, खाली जगह के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो क्या? तो ये देते हैं कितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। ये है आप लोगों का क्या? कि अतिरिक्त सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, यानी हमेशा क्या करता रहना चाहिए? परीक्षण लेता रहना चाहिए। अगला है आप लोगों का, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाना को चबाता है, मतलब खाना पकाते समय क्या कर रहा है? वो खाना चबा रहा है, तो वह के समान है। तो किसके है? सीखने का आकलन, मतलब वो सीख रहा है कि क्या स्वादिष्ट बना या नहीं। अगला देखिए, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो वो है आप लोगों का क्या? तो वो है आप लोगों का, यानी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। ये आप लोगों का ऑप्शन सही है। अगला है, मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं की संख्या प्रदान करना है। यह विचार किसका है? तो विचार है करलिंगर का। किसका? करलिंगर का। अगला है, मापन किन्हीं स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह विचार किसका है? तो ये है स्टीवेंसन का। अगला है, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए हैं। यह प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया क्या है बच्चों? ये है मापन की। आगे, मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है। ये नहीं होती है व्यवस्था। मापन द्वारा कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि ये इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप भविष्यवाणी कर दें, नहीं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मापन की भूमिका है। तो मापन की भूमिका है ये क्या? वस्तुओं की संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, या फिर नियमानुसार संख्या प्रदान करना। तो यानी ये क्या? ये सभी हैं। अगला है, मापन के प्रकार की दृष्टि से चर के प्रकार हैं, यानी वेरिएबल्स के क्या प्रकार हैं? तो वेरिएबल्स के प्रकार हैं गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर, दोनों हो सकते हैं। अगला है, मापन के अंतर्गत छात्रों के
मात्र एक पहलू को मापा जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है, कम समय लगता है। एक पहलू को नाप लेते हैं कि इसकी मानसिक स्तर कैसा है, शारीरिक नहीं नापेंगे आप, तो वही है। अगला है आपका मापन के प्रकार हैं। तो मापन के प्रकार कैसे हैं, नामित एवं क्रमिक मापन और क्या आंतरिक एवं अनुपातिक मापन। अगला है आप लोगों का मापन का शिक्षा में महत्व क्या है। तो मापन का शिक्षा में महत्व है कि शिक्षण विधि बनाने में और क्या मूल्यांकन करने में सहायक होता है और योग्यता की मात्रा जानने में, ठीक है, उपयुक्त सभी में है। अगला 42वां कह रहा है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से मापन का सामान्य स्तर कौन सा है। तो मापन का सामान्य स्तर है अनुपात। अगला है आपका, यदि मापन के बारे में यंत्र तथा साधन विश्व से प्राप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह रह जाएगी। यह कथन किसका है, तो यह है रॉस का, ठीक है, रॉस का कथन है। अगला है, मानसिक मापन शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ये किया है आप लोगों को किसने, कैटल ने। अगला है, किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मापन। अगला मापन के कार्य हैं। तो मापन के क्या कार्य हैं, निर्देशन और परामर्श। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मापन पूर्णतः होता है तो क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगला है, मापन का उपयोग किया जाता है तो कैसे किया जाता है, छात्र का परिणात्मक मूल्य निर्धारण लें। अगला क्वेश्चन है आपका, फिंडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को कितने अंतर संबंधित भागों में बांटा है। तो वो बांटा है आप लोगों के कितने, 3 में, यानी शैक्षिक कार्य, प्रशासनिक कार्य और क्या, निर्देशक कार्य, यानी इन भागों में बांटा, यानी उपयुक्त ये सभी हैं। अगला है, निष्कर्ष संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी। तो ये दी थी आप लोगों की रॉबर्ट ग्लेसन ने। अच्छा, हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है, जिससे क्या होते हैं कि आप लोग सुनने में आलस्य कर जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपका सिर्फ 50 क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगर आप लोग इसे बार बार देखेंगे तो आपको 50 क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे, तो अच्छी तैयारी के तहत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।